बजट एक ऐसा दस्तावेज जो आपकी जेब और भारतीय अर्थव्यवस्था दोनों पर असर डालता है। आज निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2026 को डेढ़ घंटे के भाषण में भारत के केंद्रीय बजट 2026-27 को प्रेजेंट किया, जिसमें आने वाले समय के बारे में भारतीय नजरिया, भारतीय सरकार की सोच और कैसे देश को आगे चलाना है या देश को आगे बढ़ाना है, इस पर चर्चा हुई। इस केंद्रीय बजट में हम देखेंगे क्या ये बजट भारत को सिर्फ चलाने के लिए लाया गया है या भारत को आगे बढ़ाने के लिए लाया गया है। मैं आपका दोस्त होस्ट सुरेंद्र कुमार सर ले आया हूं आज की क्लास केंद्रीय बजट 2026-27। तो दोस्तों, केंद्रीय बजट 2026-27 में क्या महत्वपूर्ण होने वाला है, इकोनॉमिक्स क्या कहती है, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये केंद्रीय बजट जो है वो कैसा है, क्या ये देश को आगे बढ़ाएगा, क्या यह देश को सिर्फ धक्का देने वाला है, इस केंद्रीय बजट की मुख्य बातें क्या क्या रहीं, पढ़ेंगे हम परफेक्ट नॉलेज पर। पढ़ो ऐसा कि फिर पढ़ना ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास केंद्रीय बजट 2026-27। जैसा कि आप देख पा रहे हैं और जैसा कि मैंने एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको केंद्रीय बजट के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताई हुई हैं। इस वीडियो से आपके जितने भी इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं, जो भी वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस यहाँ से आने वाले हैं। तो अंत तक देखिए, जुड़े रहिए और समझिए पूरे कंसेप्ट को बहुत ही डीपली और बहुत ही सेंसिबल तरीके से, क्योंकि पढ़ो ऐसा कि फिर पढ़ना ना पड़े। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास केंद्रीय बजट 2026-27। जैसा कि आपको विदित है कि जो बजट होता है उसमें हम अनुमानित आय और व्यय का ब्यौरा रखते हैं। तो ये जो बजट हमारा था, इसके अंदर हम देखते हैं कि कुल जो बजट का आकार है वो बढ़ा है। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि जब लास्ट ईयर 2025-26 में हम बजट की बात करते हैं तो हमारा जो बजट था वो 49.64 लाख करोड़ रुपए था। लेकिन इस बार का जो बजट है हमारा वो 2026-27 में 53.47 लाख करोड़ हो गया है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि बजट में वृद्धि हुई है, बजट हमारा बड़ा है, जीडीपी हमारी बड़ी है। यानी कि ये जो है वो ग्रोथ को दिखाता है। तो कहाँ-कहाँ वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे कि कुल जो एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर है, वहाँ हमें वृद्धि देखने को मिली है। पिछले वर्ष की तुलना में 3.83 लाख करोड़ रुपए जो है वो अधिक हैं और आर्थिक योजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं पर जोर दिया गया है। तो आपको पता ही है दोस्तों कि जब भी बजट आता है, तो बजट में हम यही देखते हैं कि किन-किन योजनाओं से हम आर्थिक विकास करने वाले हैं, कहाँ-कहाँ सरकार हमारी जो है वो पैसे को खर्च करने वाली है और कौन-सी योजनाएँ जो हैं वो लोगों को ऊपर उठाने के लिए गवर्नमेंट लेकर के आने वाली है। चलिए देखते हैं कि अर्थव्यवस्था की जो रफ्तार है वो क्या रही। तो आप देख रहे हैं कि जो ग्रोथ रेट था हमारा वो एक्सपेक्टेड किया गया है कि 10.5% यानी कि 10.5% जो है वो जीडीपी का ग्रोथ रेट रहने वाला है। ठीक है? जो कि ये बताता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो किस प्रकार से वैश्विक स्तर पर अपनी पोजीशन को बनाए हुए है। क्योंकि अगर हम बात करें वैश्विक स्तर पर ग्रोथ रेट की, तो वैश्विक स्तर पर जो ग्रोथ रेट है वो 3.2 है। ठीक है ना? 3.2% है और हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो इससे कहीं ज्यादा है। जो ये साफ-साफ दर्शाता है कि हमारी जो जीडीपी है, हमारा जो देश है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
इसका जो इफ़ेक्ट है वो हम देख सकते हैं कि नॉमिनल जीडीपी जो हमारी है वो 393 लाख करोड़ की, यहाँ से ये पर्सन जो है वो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि भारत की जो नॉमिनल जीडीपी है वो कितनी है? तो आप कहेंगे कि जो भारत की जो नॉमिनल जीडीपी है वो 393 लाख करोड़ है। यह विकास दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाती है। 10.5% ग्रोथ रेट जो है वो नॉमिनल ग्रोथ रेट जो है वो एक सकारात्मक संकेत है भारतीय अर्थव्यवस्था का, जो वैश्विक स्तर पर जो लोग जहाँ वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो इन्वेस्टमेंट को खींचते हैं, यानी कि ग्रोथ रेट जो है वो इन्वेस्टमेंट को खींचती है, आकर्षित करती है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे विकास के लिए आगे चल कर के एक आधार बन। तो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर जब हम पढ़ते हैं केंद्रीय बजट 2026 के जहाँ-जहाँ से रुपया हमारा क्योंकि हमें ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब हम बजट पढ़ते हैं, तो बजट में 2 ही चीज़ें आती हैं। एक तो आ जाता है प्राप्तियाँ और एक आता है आपका खर्च। तो प्राप्तियाँ जो है वो 2 प्रकार से आती हैं, राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ। और खर्च जो है वो भी 2 प्रकार से होता है, राजस्व खर्च और पूंजीगत खर्च। लेकिन यहाँ हम जो है वो दोनों को कंबाइन देख रहे हैं कि प्राप्तियाँ जो हैं, ₹1 की अगर हम बात करें जीडीपी में, तो वो ₹1 जीडीपी से कहाँ-कहाँ से आता है, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है आप देख पा रहे हैं, सर्वाधिक हिस्सा जो है, वो उधारी से आता है। 24% जो है हम बोरो जो कर रहे हैं, वहाँ से आता है। ठीक है? उसके बाद आप देख रहे हैं इनकम टैक्स 21% इनकम टैक्स से आता है। फिर आप देखते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स 18% जो है वो कॉर्पोरेशन टैक्स से आ रहा है और जीएसटी जो है वो 15% जीएसटी से आ रहा है। तो यहाँ हम देखें तो हम यहाँ ये देख पा रहे हैं कि इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है ना? डायरेक्ट टैक्स का जो अनुपात है वो बढ़ा है पिछले दिनों में। और डायरेक्ट टैक्स के अनुपात बढ़ने का मतलब ये है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है, वो प्रोग्रेस कर रही है, ठीक है ना? यहाँ हालाँकि जीएसटी का जो परसेंटेज है, वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। अगर हम उनका देखें तो जीएसटी भी बढ़ा है, लेकिन कहीं न कहीं मैं ये मानता हूँ, मेरा ये व्यू है, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जीएसटी से जितना ज़्यादा पैसा आ रहा है, ये आपकी जो इनइक्वालिटी है, उसको बढ़ाता है। क्योंकि ये एक प्रकार से अप्रत्यक्ष कर है। इसका जो वज़न है, वो गरीब पर ज़्यादा पड़ता है, अमीर के मुकाबले। इसलिए इस टैक्स का जो शेयर है, वो कम होना चाहिए। डायरेक्ट टैक्स का जो शेयर है, वो ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स का जो परसेंटेज है, वो बढ़ना जो है वो बहुत अच्छा होता है और हम पिछले बजट के मुकाबले अगर इस बजट में देखें, तो ये जो है वो बढ़ा है और ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक पॉजिटिव साइन है, ठीक है? जीएसटी जो संग्रह हुआ है उसमें यहाँ आप देख पा रहे हैं कि स्थिरता की बात की गई है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि ₹1 जो हमारा आया है, उसको हम कहाँ-कहाँ खर्च करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा हिस्सा जो है हमारा, वो चला जाता है स्टेट शेयर में। यानी कि जो भी टैक्सेस हमारे हम कलेक्ट करते हैं, उनका बड़ा हिस्सा जो है हम स्टेट को करों के रूप में वापिस कर देते हैं। उसके बाद बड़ा हिस्सा हमारा जाता है इंटरेस्ट पेमेंट में। जो भी ब्याज हमने लिया है, जो भी बोरोइंग हमने ली है, उन बोरोइंग का इंटरेस्ट रीपे करने में हमारा 20% चला जाता है। भारतीय सरकार को इंटरेस्ट पेमेंट को का जो परसेंटेज है इसको डाउन लेकर के आना जो है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पिछले अगर हम व्यय की बात करें तो अब की बार जो है वो इतना बड़ा नहीं है लेकिन कम रेट से जो है परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 20% और एरो जो है वो डाउन दिखाई गई है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इंटरेस्ट पेमेंट जो है उसके परसेंटेज को कम करने की जो कोशिशें हैं वो सरकार लगातार कर रही है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद सबसे ज़्यादा शेयर जो है वो आपका जाता है सेंट्रल स्कीम में 17%। इसका मतलब है कि केंद्रीय योजनाएँ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए और उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो खर्च बढ़ा रही है जिसकी वजह से आप जो है अर्थव्यवस्था में
बहुत सारे परिवर्तन देख सकते हैं। जब केंद्रीय स्कीम्स यानी कि सेंट्रल स्कीम्स गवर्नमेंट लेकर के आती है, तो उनके ऊपर अगर कॉस्ट बढ़ती है, इट मीन्स ये हुआ कि सरकार का जो खर्च है वो बढ़ा है और सरकार का खर्च जो है वो विकास कार्यों के लिए बढ़ा। ठीक है? फिर हम देखते हैं डिफेंस, और डिफेंस में भी जो है वो उल्लेखनीय काम जो है वो हो रहा है। रक्षा बजट में भी निरंतरता जो है वो बनी हुई है। डिफेंस में 11% जो है बजट का हिस्सा वो, या हम कह सकते हैं कि 11% जो है बजट जो है हम डिफेंस में लगा रहे हैं। बाकी का जो 11% है वो अन्य कार्यों में हम लगाते हैं। तो यहाँ से हम ये देख पा रहे थे कि कैसे जो है इनकम ₹1 हमारे पास में आता है और कैसे हम उस ₹1 में से कहाँ-कहाँ हम उस रुपए को खर्च करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि सरकार को जो पैसा मिलता है, वो कुल प्राप्तियाँ 2 प्रकार से होती हैं। एक तो राजस्व प्राप्तियाँ, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, और एक होती है पूंजीगत प्राप्तियाँ। ठीक है ना? तो जब आप राजस्व प्राप्तियों की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि सरकार की जो नियमित आय होती है, जिसे सरकार को कभी लौटाना नहीं पड़ता, वो आपकी कहलाती है राजस्व प्राप्तियाँ। यहाँ हम पढ़ते हैं टैक्स से प्राप्त प्राप्तियाँ और नॉन टैक्स से प्राप्त प्राप्तियाँ। यानी कि टैक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, ठीक है, जीएसटी आप यहाँ ले सकते हैं। नॉन टैक्स यानी कि फीस, ठीक है, चालान इत्यादि इत्यादि से जो है आपको यहाँ जो भी इनकम होती है उसको हम राजस्व प्राप्तियों में शामिल करते हैं। पूंजीगत प्राप्तियों में हम डिसइन्वेस्टमेंट को, बोरोइंग को, एटसेट्रा को जो है वो शामिल करते हैं। ठीक है? जहाँ सरकार जो है उधार या संपत्तियों की बिक्री से आय प्राप्त करती है, जहाँ सरकार की देनदारियाँ बढ़ती हैं, संपत्ति घटती है, वो प्राप्तियाँ आपकी पूंजीगत प्राप्तियाँ कहलाती हैं। ठीक है? चलिए देखते हैं कि टैक्स से जो कमाई है वो कैसे, कहाँ, क्या परसेंटेज से आ रही है। तो टोटल जीडीपी के 6.9% से डायरेक्ट टैक्स से जो है वो इनकम गवर्नमेंट को हो रही है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि टोटल जीडीपी का 6.9% जो है वो डायरेक्ट टैक्स से गवर्नमेंट को क्या हो रहा है? कमाई हो रही है। लेकिन अप्रत्यक्ष कर जो है उसका परसेंटेज भी 4.3% है, जो कि ये कह रहा है, देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि अप्रत्यक्ष कर जो भी है 4.3%, इसका जो परसेंटेज है उसको गवर्नमेंट को कम करना चाहिए। लेकिन इसका परसेंटेज जो है वो गवर्नमेंट को बढ़ाना चाहिए। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि टैक्स रेट को बढ़ाया जाए, मैं ये कह रहा हूँ कि टैक्स के बेस को बढ़ाया जाए। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो टैक्स रेज़ाइम में शामिल किया जाए, जिससे जो इनकम वाले पर्सन्स हैं, ठीक है? वो, उनके ऊपर थोड़ा-सा टैक्स लगेगा, तो वो जो है गवर्नमेंट की इनकम को इंक्रीज़ करेंगे। जब गवर्नमेंट की इनकम इंक्रीज़ होगी, तो गवर्नमेंट जो है वो पैसे को लगा सकती है डेवलपमेंट कार्य में, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, लेकिन साथ ही साथ वो टैक्स की रेट को कम भी कर सकती है। क्योंकि जैसे-जैसे ज़्यादा लोग जब टैक्स के दायरे में आएँगी, तो टैक्स रेट अगर कम भी कर देंगे, तब भी टोटल में जो अमाउंट गवर्नमेंट के पास अच्छा खासा आ जाएगा। ठीक है? इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो इनकम वाले लोग हैं, जिनके पास पैसा है, वो व्यक्ति, सिर्फ़ और सिर्फ़ वही व्यक्ति जो हैं, वो टैक्स को पे करेंगे, जिससे जो गरीब व्यक्ति के ऊपर जो इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन है, वो कम हो जाएगा। यानी कि जीएसटी को हम कम कर दें, जिससे गुड्स एंड सर्विसेज़ जो है वो आम आदमी के लिए, मज़दूर वर्ग के लिए, मिडल जो मैन है उसके लिए सस्ती हो जाए। और इनकम टैक्स क्योंकि इनकम के ऊपर लगेगा, तो जो अमीर व्यक्ति हैं, जो टैक्स को बियर कर सकते हैं, जो वास्तव में बर्डन को सहन कर सकते हैं, उनके ऊपर लगेगा, जिस वजह से देश का जो स्ट्रक्चर है, वो ढाँचा जो है वो ठीक हो जाएगा। इन्फ्लेशन हमारी कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि जीएसटी पर यानी गुड्स एंड सर्विसेज़ हमारी जो है वो सस्ती हो जाएँगी, टैक्स जो है वहाँ कम होगा। और टैक्स को बियर करने वाले जो लोग हैं, उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए वो जो है इस चीज़ को हैंडल कर पाएँगी। गवर्नमेंट की इनकम जो है वो मेंटेन रहेगी, गवर्नमेंट को बोरो नहीं करना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें जो हैं हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो हमारे लिए अच्छा होता है। इसलिए डायरेक्ट टैक्स पर जो है वो परसेंटेज का बढ़ाना चाहिए और अप्रत्यक्ष कर का जो परसेंटेज है उसको थोड़ा कम करना चाहिए। लेकिन टोटल नेट रेवेन्यू की अगर हम बात करें, तो हम देखते हैं कि टोटल जो रेवेन्यू है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स से, वो 28.66 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट को यहाँ से प्राप्त होगा।
चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि सरकार का जो खर्च है, ठीक है ना? जैसे हम राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व कैपिटल जो प्राप्तियाँ देख रहे थे, ऐसे ही जो गवर्नमेंट का खर्च है, वो भी आप राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के रूप में देखते हैं, ठीक है? जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, तो इसके अंदर आपकी आ जाती हैं सैलरीज़, आपका आ जाता है पेंशन, आपका आ जाता है इंटरेस्ट पेमेंट। तो आपको पता है कि इंटरेस्ट पेमेंट जो है आपका 20% था, पीछे देख कर के आए, ठीक है ना? सबसे ज़्यादा शेयर जो है वो स्टेट को दिया गया, उसके बाद दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा शेयर है वो इंटरेस्ट पेमेंट का है। यानी कि जो बोरो हमने कर रखा है उसकी इंटरेस्ट जो है हम 20% जीडीपी का 20% जो है वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ बोरो यानी कि इंटरेस्ट ब्याज में दे रहे हैं। इतना बड़ा अमाउंट हम सिर्फ़ ब्याज को रीपे करने के लिए यानी कि उसको ब्याज के तौर पर दे रहे हैं। बहुत बड़ा ही बात है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है हमारा बहुत ज़्यादा है। तो आप देख रहे हैं डेटा जो है वो साफ-साफ कह रहा है कि टोटल जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो है 41.25 लाख करोड़। ठीक है? तो ये जो रेवेन्यू पर जो हमारा एक्सपेंडिचर है और उसमें खास करके जो इंटरेस्ट पेमेंट का हमारा जो एक्सपेंडिचर है, उसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट जो है उसकी ओर ध्यान दे और गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने अब की बार भी जो है इसको बहुत काफ़ी कम कर दिया है और टारगेट जो है गवर्नमेंट का यही रहता है कि इंटरेस्ट पेमेंट को और ज़्यादा कम किया जाए। अब हम बात कर लेते हैं पूंजीगत व्यय की, जहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर की हम बात करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो भी खर्च होता है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट पर जो खर्च होता है, मशीनरी और प्रोजेक्ट पर जो खर्च होता है। आज मैंने पूरा 1.5 घंटा निर्मला सीतारमण जी का भाषण सुना और उस भाषण में मैंने देखा कि गवर्नमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर, रोड एंड ट्रांसपोर्ट पर मैं आगे जब हमारी स्लाइड्स चलेंगी तो आप उन चीज़ों को देखेंगे कैसे गवर्नमेंट ने इनके ऊपर खर्च को बढ़ाया है। क्यों कैपेक्स इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम जो है वो कैपेक्स बोलते हैं। क्यों कैपेक्स जो है वो किसी अर्थव्यवस्था की एक बहुत महत्वपूर्ण की है? क्यों कैपेक्स पर एक्सपेंडिचर करना इतना महत्वपूर्ण हो जाता है? जैसा कि मैं आपको कह रहा था दोस्तों कि बजट जो है आपका मैं यहाँ ये बताऊँगा कि क्या बजट जो है वो देश को चलाने के लिए लाया गया है या बजट जो है वो देश को आगे बढ़ाने के लिए लाया गया है। तो आप देखेंगे कि कैपेक्स जो है, कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, रोड एंड ट्रांसपोर्ट पर, मशीनरी एंड प्रोजेक्ट्स पर, इनके ऊपर जो खर्चा गवर्नमेंट करती है, इससे मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो होता है। जब मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा जब मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा तो गवर्नमेंट ₹1 खर्च करेगी और वो 2.5 बन जाएगा। यानी कि हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, मैं थोड़ा-सा इसको जो है वो और एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए कि जब ₹1 गवर्नमेंट लगाती है तो उसका 2.5 गुना हो जाता है। इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट, ठीक है? तो जब कैपेक्स पर गवर्नमेंट जो है वो पैसा लगाएगी तो मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो वर्क करेगा। कैसे करेगा? ₹1 इन्वेस्ट होगा, वो ₹1 जो है वो इनकम को बढ़ाएगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, ठीक है? और एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, ठीक है ना? तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो यहाँ केन्जियन जो इकोनॉमी है, वो काम करने लग जाती है। जैसे केन्ज कहता है कि गवर्नमेंट जो है उसको अर्थव्यवस्था में आना चाहिए, थोड़ा बहुत हिस्सा जो है, थोड़ा बहुत पार्ट जो है वो गवर्नमेंट का जो रोल है वो वहाँ रहता ही है, ठीक है ना? तो गवर्नमेंट जो है जब अर्थव्यवस्था वीक होती है, कमज़ोर होती है, डिप्रेशन में होती है, तो गवर्नमेंट का रोल जो है थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है? तो वो यहाँ ये कहता है कि कैपेक्स पर जो है वो हमारा महत्वपूर्ण रोल है, इसलिए गवर्नमेंट जो है उस रोल को अदा करती रहे टाइम टू टाइम, तो अर्थव्यवस्था जो है वो मेंटेन रहती है और सही चलती रहती है, ठीक है? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले आप यहाँ देखेंगे कि पिछले साल के मुकाबले अब की बार जो है कैपेक्स पर टोटल जो खर्च है वो बढ़ा है 12.22 लाख करोड़ जो है 22 लाख करोड़ रुपए 12.22 लाख करोड़ रुपए जो है वो अब की बार कैपेक्स पर सरकार जो है वो खर्चने जा रही है। चलिए देखते हैं प्रभावी पूंजीगत व्यय यानी कि इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है वो एक्सपेंडिचर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए महत्वपूर्ण है, जो रोजगार और आर्थिक मांग के सृजन के लिए महत्वपूर्ण है, जो आने वाले भविष्य की नींव को मजबूत करेगा। यानी कि जो डायरेक्ट कैपेक्स करेगा, यानी कि डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन फॉर्मुलेशन करेगा, ठीक है?
तो यहाँ आप देखते हैं कि यहाँ जो टोटल इफेक्टिव कैपेक्स है, वो 17.44 लाख करोड़ रुपए जो है गवर्नमेंट का रहने वाला है। ठीक है? तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहाँ सरकार जो है वो ब्याज पर इतना बड़ा भुगतान कर रही है। जैसे मैं पहले कह कर के आया था कि इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट का बड़ा है, और यहाँ आप देख पा रहे हैं, ठीक है, 14 करोड़ 3,972 करोड़ रुपया जो है आप देख पा रहे हैं कि ब्याज के भुगतान में गवर्नमेंट ने लगा दिए हैं। बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो आप कह सकते हैं कि बड़ा है गवर्नमेंट का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, जहाँ पर हम देखते हैं कि प्रमुख सब्सिडीज़ जो हैं वो कौन-कौन सी रही। फूड सब्सिडी की बात करें, तो इस सब्सिडी में जो गवर्नमेंट ने जो है गरीब कल्याण अन्न योजना आदि जो है वो लेकर के आए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिस पर जो है 2.28 लाख करोड़ रुपया, ठीक है। फर्टिलाइज़र सब्सिडी जो है वो लेकर के आई है, जिसमें 1.71 लाख करोड़ रुपया। पेट्रोलियम सब्सिडी जो है वो लेकर के आई है, जिस पर जो है 12,085 करोड़ रुपया जो है, मुख्य रूप से जो कि आपकी योजना है, उज्ज्वला योजना पर। तो टोटल जो कुल सब्सिडी है वो अप्रोक्स 4.10 लाख करोड़ रुपया है। ठीक है? चलिए देखते हैं राजकोषीय स्वास्थ्य के संकेतक, यानी कि वो घाटे जिनकी हम बात करते रहते हैं, और जब हम पढ़ते हैं तो ये घाटे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो फिस्कल घाटा की बात करें, राजस्व घाटे की बात करें, या प्राथमिक घाटे की बात, घाटे को कम करने की जो एक मंशा आम आदमी को भी रहती है, जब उसके खर्चे बढ़ जाते हैं उसकी आय के मुकाबले, तो वो भी सोचता है कि क्यों, कैसे न कैसे करके मैं नेक्स्ट टाइम जो है उस घाटे को काबू में कर। ऐसे ही हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसमें भी घाटा जो है वो बढ़ रहा था, जिसको इस सरकार ने आने के बाद जो है उस पर कंट्रोल करने की कोशिश की है। तो फिस्कल घाटे का जो टारगेट है वो अब की बार 4.3% रखा गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। कंट्रोल करने की बात की गई है, एफआरबीएम एक्ट के तहत आप ये देखते हैं कि फिस्कल घाटे को कंट्रोल किया, जिससे क्या होगा कि जो विदेशी मनी है, विदेशी इन्वेस्टर है, वो आकर्षित होंगे। ठीक है? और राजस्व घाटा जब हम बात करेंगे, तो राजस्व घाटा भी जो है 1.5% लाने की जो है बात कही गई है, और प्राथमिक घाटे को भी 0.7% करने की बात कही गई है। यानी कि तीनों ही घाटे जो है वो कंट्रोल करने की बात हम यहाँ इस बजट में देखते हैं। अगर ये राजकोषीय घाटे का जो 4.3% है, क्योंकि एफआरबीएम एक्ट में 4.5% से नीचे लाने की बात, लक्ष्य जो है हमारे को दिया गया है। तो ये लक्ष्य जो है हम यहाँ देख रहे हैं 4.3% तक लाने की बात जो है, ये बजट हमारा कहता है। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये ऋण प्रबंधन के लिए और आर्थिक स्थिरता के लिए, ठीक है ना? ऋण प्रबंधन और आर्थिक स्थिरता के लिए ये फिस्कल जो घाटा है, राजकोषीय घाटा है, ठीक है, प्राथमिक घाटा है, राजस्व घाटा है, इनको कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर घाटे बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है? और जब घाटे बढ़ते हैं तो गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो मार्केट से उठा लेती है, जिस वजह से जो प्राइवेट इन्वेस्टर हैं उनको पैसा नहीं मिल पाता है, और जिसको क्राउडिंग आउट इफेक्ट जो है वो कहते हैं। समझिए इस बात को कि गवर्नमेंट जो है उसको घाटा आया, क्योंकि उसको जो है वो खर्च ज़्यादा लग रहा था, यानी कि उसके पास खर्च जो है वो ज़्यादा है। वो ज़्यादा खर्च कर रही है, उसकी इनकम कम है, तो गवर्नमेंट को उधार लेना पड़ेगा। जब गवर्नमेंट उधार लेगी, तो वो कहाँ से लेगी? वो बैंकों से जो है वो पैसा ले लेगी, उधार के तौर पे। बैंकों के पास से जब गवर्नमेंट उधार के तौर पर पैसा ले लेगी, तो बैंकों के पास लोगों को देने के लिए, लोगों को लोन देने के लिए पैसा जो है, वो कम रह जाएगा। जिससे जो इन्वेस्टर हैं, उनको पैसे क्या मिलेंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो लोन है वो क्या मिलेगा? कम मिलेगा। इस वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा, उसको प्रोत्साहन नहीं मिलता, उसको इंसेंटिव नहीं मिलता, क्योंकि वो अ, क्राउडिंग आउट हो गया। गवर्नमेंट के घाटे की वजह से लोगों को पैसा नहीं मिला, यानी कि इंड्यूस इन्वेस्टमेंट हमारा कम हो गया। इसको ही तो केन जो है वो क्राउडिंग आउट कहते हैं। ठीक है ना? तो हम ये कह सकते हैं अगर घाटा बढ़ता है तो क्या होगा? क्राउडिंग आउट इफेक्ट जो है वो हो सकता है। इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये भी ध्यान रखने की कोशिश की है कि घाटे को कम किया जाए, तो क्राउडिंग इन इफेक्ट हो, क्राउडिंग आउट इफेक्ट ना हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां हम देखते हैं कि घाटे जो हमारे हो रहे हैं उसकी भरपाई जो है वो कैसे होगी। तो आप देख सकते हो कि मार्केट से गवर्नमेंट जो है वो बोरो कर रहा है, और वो बोरो कर रहा है 11 करोड़ 73,210 करोड़ रुपया। ठीक है ना?
11,73,210 करोड़ रुपया जो है वो मार्केट से बोरो करता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी से, जी-सैक्स, ठीक है ना? और स्मॉल सेविंग फंड से आप देखते हैं 3,86,772 करोड़ रुपया जो है वो यहाँ स्मॉल सेविंग फंड से वो लेकर के आ रहा है। यानी कि बाजार उधारी सबसे बड़ा स्रोत है। आप कह सकते हैं कि छोटी-छोटी बचत जो है योजनाएँ जो भी गवर्नमेंट लेकर के आ रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। ठीक है ना? और भी अन्य जो भी हमारे भविष्य निधि के फंड हैं, वो भी हमारे इसमें शामिल। तो स्मॉल सेविंग फंड्स आप देख सकते हैं, कर्मचारियों के पीएफ जो होते हैं, ठीक है? आपकी एलआईसी पॉलिसीज़ जो होती हैं, ठीक है ना? गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं, जहाँ पर आप जो है वो थोड़े-थोड़े हिस्से में कर कर के जो है पैसे को जमा करते हैं। वो सारी जो है वो आपकी स्मॉल सेविंग जो गवर्नमेंट की एक इनिशिएटिव है, एक जो है मैं ये कह सकता हूँ कि योजनाएँ हैं, ठीक है? जहाँ से गवर्नमेंट जो है वो घाटे की भरपाई कर रही है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं कि राज्य जो है वो संसाधनों का हस्तांतरण कैसे करते हैं। डिवोल्यूशन ऑफ रिसोर्सेज टू स्टेट्स, ठीक है? तो टोटल ट्रांसफर में से आप देख रहे हैं कि 25.43 लाख जो है आप यहाँ से देख सकते हैं कि सेंट्रल जो है वो स्टेट को 25.43 लाख करोड़ रुपया जो दे रहा है। एक तो करों के रूप में, हिस्से के रूप में दे रहा है, एक वो ग्रांट्स एंड लोन के रूप में दे रहा है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि वित्त आयोग की सिफारिशों पर राज्यों का जितना भी हिस्सा है, ठीक है ना? एक तो वो देता है और दूसरा जब उनको कोई विशिष्ट आवश्यकता होती है, उनको कोई केंद्रीय सहायता की आवश्यकता होती है किसी योजना के लिए, तो ग्रांट एंड लोन के रूप में भी जो है उनको पैसा देता है। तो टोटल जो हस्तांतरण है वो 25.43 लाख करोड़ रुपए यानी कि 25.43 लाख करोड़ रुपया जो है वो गवर्नमेंट दे रही है। आगे देखें कि गाँव और गरीब कल्याण के लिए गवर्नमेंट ने क्या-क्या योजनाएँ जो हैं, आप देखते हैं मनरेगा जिसको विकसित भारत जी राम जी अ, आपने सुना होगा इसके ऊपर काफ़ी बहस भी चली, ठीक है? तो यहाँ आप देखते हैं ये योजना जो है सरकार लेकर के आई है ताकि लोगों की जो डिमांड है ना? क्योंकि ये एक ऐसी योजना है जब लोग यहाँ पर काम करते हैं, इनसे खड्डे या कोई भी काम जो है गवर्नमेंट करवाती है तो इनको पैसा देती है जिससे इनकी इनकम बढ़ती है और इनकी इनकम बढ़ने से फिर ये जो है आगे जाकर के डिमांड करते हैं तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो बूस्ट होती है। तो ये एग्रीगेट डिमांड के ऊपर जो है इस योजना को बनाया गया है। उसके बाद में आप देखते हैं पीएम आवास योजना रूरल के लिए गवर्नमेंट जो है पीएम आवास योजना लेकर के आई है। ताकि लोगों का जो जीवन स्तर है उसको थोड़ा-सा ठीक कर सके, उसका जो जीवन स्तर है उसको थोड़ा ऊँचा लेकर के आ सके। जल जीवन मिशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये लेकर के आई है जल जीवन मिशन, ठीक है? हर घर जल जो है इसमें प्रोवाइड करवाया जाएगा और लखपति दीदी जो है वो एक प्रोग्राम लेकर के आई है जिसमें गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारी भारतीय महिलाएँ जो है वो उद्योगपति के रूप में आगे आएँ वो भी जो है भारतीय विकास की गति में अपना योगदान दें, सहयोग दें और इसलिए लखपति दीदी का एक कांसेप्ट जो है गवर्नमेंट लेकर के आई है, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट का काम भी करता है। चलिए, अन्नदाता के लिए बजट की बात करें, तो हम देखते हैं कि पीएम किसान योजना आप हमेशा देखते हैं कि ये एक स्कीम जो है वो गवर्नमेंट लेकर के आ रखी है, ठीक है ना? फर्टिलाइज़र सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट देती है। क्रॉप इंश्योरेंस फसल बीमा आप जानते भी हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है गवर्नमेंट 2016 में लेकर के आई और कृषि उन्नति योजना भी जो है गवर्नमेंट लेकर के आई है जिसमें आप होलिस्टिक डेवलपमेंट ओवरऑल जो है डेवलपमेंट को देखते हैं। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं हम शिक्षा पर जो इन्वेस्टमेंट है अब की बार वो कितना करने वाली है। तो आप देख रहे हैं कि 1.40 लाख करोड़ रुपया जो है टोटल बजट एजुकेशन पर गवर्नमेंट ने दिया है जिसमें आप समग्र शिक्षा देखेंगे 42,100 करोड़ रुपया, ठीक है? पीएम पोषण जो है वो देखेंगे 12,750 जिसमें आप मिड डे मील कांसेप्ट को देखते हैं और पीएम श्री स्कूल्स जिसमें 7500 करोड़ रुपए जो है वो मॉडल संस्कृति स्कूल्स के लिए अलॉट किए गए हैं। आगे अगर हम देखें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए क्या-क्या जो है गवर्नमेंट करने वाली है, तो टोटल हेल्थ बजट जो है गवर्नमेंट ने 98,000 करोड़ अप्रोक्स जो है वो बताया है। जिसमें आप नेशनल हेल्थ मिशन देखेंगे जिसमें 31,000 करोड़ रुपए का जो है वो देखिए गवर्नमेंट जो है वो अन्नदाता के लिए लेकर के आई है। गवर्नमेंट जो है वो शिक्षा पर खर्च कर रही है। गवर्नमेंट जो है वो आपकी हेल्थ पे खर्च कर रही है। इससे क्या होगा? इकोनॉमिक्स कहती है कि जब गवर्नमेंट आपके हेल्थ के लिए या कोई भी व्यक्ति जो है वो उसकी हेल्थ अच्छी है, उसकी एजुकेशन अच्छी है,
वो अपने स्किल्स को एम्पावर कर रहा है, वो अपने स्किल्स को डेवलप कर रहा है, वो नए-नए आइडियाज़ सीख रहा है, वो नए-नए तरीके सीख रहा है। इसका मतलब है कि वो मानव जो है, वो मानव नहीं, वो मानव पूँजी है, ह्यूमन कैपिटल है। तो गवर्नमेंट जो है, वो ह्यूमन कैपिटल जो है आपको बनाने के लिए स्वास्थ्य पर, परिवार कल्याण पर, शिक्षा पर, हेल्थ पर जो है, वो खर्च जो है अपना बढ़ा रही है, जिससे भारतीय नागरिक जो है, वो ह्यूमन कैपिटल के तौर पर विकसित हो जाए और ह्यूमन कैपिटल बन जाएगा तो वो काम जो है उसका एफिशिएंसी जो है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और इस प्रकार देश जो है वो ग्रोथ करेगा, उन्नति की ओर जाएगा। आप देखते हैं आयुष्मान भारत जो है एक योजना आई गवर्नमेंट की, उसमें 9500 करोड़ रुपया जो है वो इंश्योरेंस कवर के लिए गवर्नमेंट यहाँ प्रोवाइड करवाती है और रिसर्च के लिए भी यहाँ जो है वो 3000 करोड़ रुपए का प्रोविज़न किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जहाँ आप देखते हैं सड़क और परिवहन। जैसा कि मैंने कहा कैपेक्स बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट काम करता है। तो सड़क और रोड ट्रांसपोर्ट पर अब की बार सरकार ने बहुत ज़्यादा जो है वो ध्यान दिया है। ठीक है? आप देख पा रहे हैं इसके लिए रिकॉर्ड बजट एलोकेशन जो है अब की बार किया गया है। 3.05 लाख करोड़ रुपया रिकॉर्ड एलोकेशन। आज से पहले इतना रोड एंड ट्रांसपोर्ट पर कभी भी खर्च जो है वो नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा अब की बार ही रोड एंड ट्रांसपोर्ट पर खर्च जो है वो सरकार की करने वाली है। यहाँ एनएचएआई नेशनल हाइवेज़ की जो है उसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा फ़ोकस जो है वो रहने वाला है। ठीक है? कॉरिडोर्स जो है वो 6 लेन कॉरिडोर जो है वो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने कहा कि हम अब बनाने वाले हैं। एक्सप्रेसवे जो है वो हम गवर्नमेंट कह रही है हम बनाने वाले हैं और इससे पीएम गति शक्ति, ठीक है ना? मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी जो है, लॉजिस्टिक एफिशिएंसी जो है वो बढ़ेगी और जिससे देश जो है वो आगे बढ़ेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब रोड जो है वो अच्छे होंगे, परिवहन जो है हमारा वो अच्छा होगा, ट्रांसपोर्ट रोड जो है हमारा अच्छा होगा, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो कम हो जाने वाली है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो हमारी कम हो जाएगी तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज़ हमको प्रोवाइड होती है, उसमें से उसकी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होगी, कॉस्ट रिड्यूस होगी तो हमारे लिए गुड्स एंड सर्विसेज़ जो है वो थोड़े सस्ते हो जाएँगे। और इससे क्या होगा कि जब कॉस्ट रिड्यूस होती है तो इकोनॉमिक्स जो है हमेशा ही कहती है कि इकोनॉमिक्स का एक ही काम है कॉस्ट को रिड्यूस करना। तो कॉस्ट रिड्यूस होगी, अर्थव्यवस्था जो है हमारी बूस्ट करेगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पर क्या कहता है जब भारतीय रेलवे का इन्होंने यहाँ आपको ध्यान देना है कि भारतीय रेलवे का भी ये कायाकल्प जो है वो बदलने वाले हैं, बिल्कुल कायाकल्प करने वाले हैं। अब की बार का जो अ, बजट है वो गवर्नमेंट ने देखो टैक्स की रिजिम की अगर हम बात करें तो टैक्स रिजिम जो है वो बिल्कुल सेम रखी है। अब की साल से टैक्स रिजिम जो है वो अब इम्प्लीमेंट हो जाएँगी, लागू हो जाएँगी। लेकिन भारतीय रेलवे के कायाकल्प की बात करें तो रेलवे पर जो टोटल खर्च है रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं 2.8 लाख करोड़ रुपए का यहाँ आप देख पा रहे हैं। जहाँ पर हम देखेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो नई लाइन्स जो है वो बिछाएँगी। ठीक है? जहाँ लाइन पहले से है उन लाइनों को डबलिंग जो है वो करने वाली है और न्यू रोलिंग स्टॉक जो है वो भी यहाँ आपको कहने के मतलब देखने को मिलेगा। ठीक है? गवर्नमेंट ने कहा है कि सूरत से लेकर के ईस्ट जो इंडिया है, ईस्ट इंडिया यानी कि आपका असम और इधर का जो इंडिया है वहाँ तक जो है वो रोलिंग स्टॉक जो है वो लागू करेगी। यानी कि थोड़ी-थोड़ी एक-एक दूरी पर जो है उसको सारी कनेक्टिविटी जो है वो मध्य यानी कि पूर्व से पश्चिम जो है उसको कनेक्टिविटी से जोड़ देगी, रेलवे कनेक्टिविटी से जोड़ देगी, ठीक है? और सुरक्षा भी जो रेलवे में जो सुरक्षा की बात हम करते हैं, उस पर भी जो है खर्च को बढ़ाया गया है, ठीक है? चलिए देखते हैं नवाचार और प्रौद्योगिकी आर-एन-डी जिसकी हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स कहता है आर-एन-डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना? तो यहाँ पर भी आपको ये चीज़ देखने को मिलती है कि गवर्नमेंट ने अब की बार आर-एन-डी पर भी जो खर्च है उसको बढ़ाया है। साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात जो है गवर्नमेंट कर रही है कि हमारे बच्चे जो हैं उनका साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए इसलिए एम्स की स्थापना की भी बात उन्होंने की हेल्थ के लिए, ठीक है? और आरडीआई फंड यानी कि मैंने अभी बताया रिसर्च डेवलपमेंट जो है वो फंड, इनोवेशन फंड जो है उसकी एलोकेशन जो है वो करती है 20,000 करोड़ रुपया, ठीक है? आप यहाँ देख पा रहे हैं सेमीकंडक्टर, ठीक है ना? सेमीकंडक्टर मिशंस जिसकी पिछले आप कुछ दिनों में ये आपको सुनने को मिला होगा कि आसाम में सेमीकंडक्टर के लिए जो है
बड़ी एक कंपनी जो है, एक उद्योग जो है वो गवर्नमेंट लगा रही है, ठीक है ना? सेमीकंडक्टर पर भी 9,000 करोड़ रुपए जो है चिप मैन्युफैक्चरिंग पर खर्च जो है गवर्नमेंट का यहाँ आपको देखने को मिलता है। स्पेस डेट सॉरी डिपार्टमेंट पर स्पेस डिपार्टमेंट पर भी जो है 10,397 करोड़ रुपए का जो गगनयान मिशंस वगैरह जितने भी हमारे आप देखते हैं, उनको भी बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने 10,397 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया है। इंडिया का एआई मिशन बहुत सारे जो लोग हैं वो कहते हैं कि चाइना का अपना एआई है, अमेरिका के इतने सारे एआई है। यानी कि 90% जो एआई आप देखते हैं, एआई इंटरफेस, ठीक है, वो अमेरिका के हैं, 5% जो है वो आपके चाइना के हैं, ठीक है, बाकी वर्ल्ड के। लेकिन इंडिया का कोई भी एआई जो है वो अभी तक नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि अब की बार हम एआई डेवलपमेंट के लिए जो है वो बजट जो है वो अलॉट कर रहे हैं। 1,000 करोड़ रुपया जो है वो इंडिया एआई मिशन जो है वो लागू किया गया है। ठीक है? चलिए देखते हैं कुछ और खास योजनाएँ जो कि नई स्कीम्स गवर्नमेंट लेकर के आने वाली है। पीएम सूर्य घर योजना आप देखते हैं। छत पर सौर ऊर्जा के लिए मुफ्त बिजली योजना जो है इसको हम कहते हैं। ठीक है? ये गवर्नमेंट लेकर के आई है। पीएम विश्वकर्मा हाथ के जो काम करने वाले कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, उनके समर्थन के लिए जो है वो गवर्नमेंट पीएम विश्वकर्मा योजना लेकर के आई है। और पीएमएवाई अर्बन 2.0 मध्यम वर्ग के लिए नई आवास योजना जो है वो लेकर के आई है। और मैंने आपको बताया अभी कि नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट यानी कि नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने के लिए आप यहाँ देख पा रहे हैं ये सेवन सिस्टर्स, ठीक है ना? इन क्षेत्र को विशेष पैकेज जो है विकास पैकेज गवर्नमेंट जो है अलॉट करने वाली है। राष्ट्र की सुरक्षा की बात करें तो रक्षा बजट जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब तक देश सुरक्षित नहीं होगा तो उसके अंदर के इन्वेस्टर्स जो है वो भी सुरक्षित नहीं होंगे, और जब वो सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तो वो अपना पैसा यहाँ लगाना जो है वो सही नहीं मानते हैं। जब तक आपका देश आपकी सुरक्षा के मामले में स्ट्रांग नहीं है, तब तक जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी कम हो जाता है। आप कहाँ पैसा लगाएँगे? अगर मैं आपसे बात करूँ कि आप कहाँ पैसा लगाएँगे? आप वहीं पैसा लगाएँगे जहाँ आपको प्रॉफ़िट ज़्यादा दिखेगा। आप कहेंगे कि यस सर वहाँ लगाएँगे, लेकिन दूसरा मैं आपको कहूँ कि वहाँ हो सकता है कि ऐसा कुछ हो जाए कि आतंकवादी कब्ज़ा कर ले, तो आप कहेंगे सर वहाँ नहीं लगाएँगे। इससे अच्छा कम खा लेंगे, लेकिन ऐसी जगह लगाएँगे जहाँ सेफ हो। यानी कि रक्षा की जब बात आती है, रक्षा बजट की बात आती है, तो रक्षा जो है वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट जो है यहाँ पर टोटल आप देख रहे हैं 6 करोड़ 21 लाख 540 करोड़ जो है टोटल अप्रोक्स बजट एस्टिमेट यहाँ बता रही है, जहाँ पर जो है गवर्नमेंट का खर्च 2026-27 के बजट एस्टिमेट में होने वाला है। ठीक है? जहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडर्नाइज़ेशन आप देख रहे हैं 1 करोड़ 72 लाख का। पेंशन में जो है वो 1 करोड़ 41 लाख चला जाएगा, और सैलरी में 2 करोड़ 82 लाख रुपए जो है यहाँ पर चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं पेंशन और सैलरीज़ आपकी रेवेन्यू रिसीट है, तो अभी भी आप यहाँ देख पा रहे हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है पेंशन एंड सैलरीज़, ठीक है ना? तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा है, जबकि कैपिटल कैपेक्स पर जो है हमें थोड़ा-सा बढ़ाना चाहिए। तो गवर्नमेंट जो है आपको मैंने पहले भी कहा कि गवर्नमेंट अब की बार जो है वो कैपेक्स को बढ़ा रही है। ऐसी कोई ज़्यादा योजनाएँ आपको देखने को नहीं मिल रही है गवर्नमेंट से, जो लोगों को कोई ऐसे फ्री में कोई चीज़ देने वाली है। ठीक है ना? तो मॉडर्नाइज़ेशन फोकस किया गया है 28% पर। आप देख सकते हैं पेंशन आपको मैंने दिखाई दिया है कि 1.205 करोड़ रुपया यानी कि 1 करोड़ 41 लाख 205 करोड़ रुपया जो है वो पेंशन में जाने वाला है। सैलरी जो है 282,000 करोड़ रुपए यहाँ जाने वाली है। ठीक है? तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे रक्षा पर बजट जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं बजट 2026-27 का निष्कर्ष, ठीक है? कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो आप देख रहे हैं उसको कम करने की बात की गई है, और वेलफेयर और ग्रोथ को बढ़ाने की बात की गई है। यानी कि एक बैलेंस जो है वो बनाने की कोशिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर की है, ठीक है? फिस्कल राजकोषीय विवेक की बात करें तो लो फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है वो 4.3 जो है वो गवर्नमेंट ने रखा है। कैपेक्स पर जोर दिया है, जैसा मैंने अभी बताया आपको कि क्यों कैपिटल पर एक्सपेंडिचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मजबूत होगा एक तो बात ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, ठीक है? देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो मल्टीप्लायर इफेक्ट काम करेगा, इनकम जनरेट होगी,
इनकम जनरेट होगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। ये तो आपने देख लिया कि यहाँ से तो फायदा होगा ही होगा। दूसरा क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मजबूत होगा तो जो इन्वेस्टर है उनको भी तो फायदा होने वाला है, ठीक है ना? इन्वेस्टर्स को भी तो बेनिफिट होने वाला है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सप्लाई साइड भी स्ट्रांग होगी। ये तो आपकी क्या है? डिमांड साइड। यानी कि डिमांड साइड तो स्ट्रांग हो ही रही है। साथ के साथ क्या? इन्वेस्टर यानी कि सप्लाई साइड भी आपकी स्ट्रांग हो रही है। ठीक है ना? तो इसलिए कैपेक्स जो है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस जो है वो 17.14 लाख करोड़ आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, बैलेंस्ड अप्रोच की बात या बैलेंस्ड अप्रोच आपको यहाँ दिख भी रहा है कि रूरल एंड फ्यूचर टेक आप यहाँ देख रहे हैं, ग्रामीण और भविष्य की तकनीक की बात आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, और कोई नया बड़ा कर्ज आप यहाँ पर देखने को आपको नहीं मिलता। जो भी आपकी टैक्स रिजीम थी उसको स्टेबल कर दिया गया है। ठीक है ना? तो इस वजह से आप देखते हैं टोटल निष्कर्ष आप ये निकाल सकते हैं कि अब की बार का जो बजट है वो देश को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि कैपेक्स पर थोड़ा जोर दिया गया है, फिस्कल जो डेफिसिट है उसको कम करने की बात की गई है, बैलेंस बजट जो है वो यहाँ पर आया है। ठीक है, तो मैं इस बजट को जो है वो 10 में से 7.6 की रेटिंग देता हूँ कि ये जो बजट है वो गवर्नमेंट ने 7.6 की रेटिंग 10 में से आउट ऑफ 10। आप लोग जो हैं वो कितने की रेटिंग देते हैं कि ये बजट जो है वो कितने रेटिंग का है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ये जो टॉपिक मैंने आपको समझाया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को सेव कर लेना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू। और कोई भी आपका क्वेश्चन है बजट से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।